बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 24th लेक्चर है वेव्स एंड ऑसिलेशंस का। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ एन आर एल एंड आर सी सर्किट। आर एल सर्किट कौन सा होता है और आर सी सर्किट कौन सा होता है। यहाँ पे आर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस को, और जो एल है ये इंडक्टेंस या इंडक्टर। आर जो है रेजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एल जो है वो इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो यहाँ पे सी है वो कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आर एल सर्किट होगा उसमें ये अंडरस्टूड होगा कि वहाँ पे रेजिस्टर्स और इंडक्टर्स हैं, और जो आर सी सर्किट होगा वहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पे कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स जो है वो यूटिलाइज किए गए। अब आर सी सर्किट तो हमें अंदाजा होता है कि यहाँ सी जो है कैपेसिटर्स जो है ये चार्ज स्टोर करते हैं, लेकिन एल जो है ये क्या है, ये इंडक्टर है। और इसमें इंडक्शन कब होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं इंडक्टर में। तो क्या होता है वहाँ पे एक इंडक्टर जो होता है वो कैसे बना होता है, उसमें एक कंडक्टर को हमने जो है वो किसी कोयल बनाई होती है कंडक्टर की, किसी मतलब बार मेटेलिक बार पे उसको जो है वो क्या क्या होता है वाइंडिंग की होती है। अब जब हमने वहाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है कोयल पे, तो होगा क्या कि वहाँ इंडक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की। वो कब होती है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है किसी नियर बाई कंडक्टर में। फिर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा होता है तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंड्यूस हो जाता है। अब इंडक्टर में भी आप मतलब कह सकते हैं कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वहां पे जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं तो करंट पैदा होता है। तो करंट होगा तो एनर्जी होगी। तो इसी तरह कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होते हैं वो भी, उनको अगर आप कोई पैसेज दे दें चार्जेस को, स्टोर्ड चार्जेस को, तो वो क्या होते हैं, वो भी करंट काज कर सकते हैं। तो इस तरह वहां भी एनर्जी जो है वो आप कह सकते हैं कि कैपेसिटर्स में भी एनर्जी स्टोरेज हो रही होती है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही एनर्जी स्टोर करते हैं। फर्क क्या है कि जो कैपेसिटर है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है, और जो इंडक्टर है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है। क्लियर बात। तो अब हमने देखना है कि आर एल और आर सी सर्किट्स में ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्या है, और ये कैसे हम एनालाइज करते हैं किसी सर्किट को कि उसका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कितना एक है। तो इसके लिए फिर हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। इसमें इसमें हम देख रहे हैं कि ये ट्रांजिएंट एनालिसिस है। और यहाँ ये जो ग्राफ हम देख रहे हैं, इस एक्सिस पे जो है वो हम डीसी वोल्टेज ले रहे हैं, और सॉरी इधर टाइम ले रहे हैं इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, और जो वाई एक्सिस है इसमें डीसी वोल्टेज ले रहे हैं। अब कोई एक सर्किट है, उसको आप आर एल सर्किट भी कह सकते हैं या आर सी सर्किट भी कह सकते हैं। कोई एक सर्किट आप एज्यूम कर लें, और उसमें टाइम के अगेंस्ट हमने वोल्टेज की वैल्यू प्लॉट करनी है। अब जब हम एनर्जी एक दफा स्टोर कर चुके, तो क्या होता है कि वहां से जो टाइम, फर्ज करें टाइम जीरो है और हमने स्विच ऑन किया है। फर्ज करें हमने सर्किट का स्विच ऑन किया है, तो वहां पे जो चार्जेस की स्टोरेज होगी कैपेसिटर पे, वो कैसे किस तरह से हो रही होगी, किस तरह से वो कैपेसिटर जो है वो रेस्पॉन्ड कर रहा होगा, जो सर्किट में रेस्पॉन्स उसका जो है या उसकी फंक्शनिंग जो है वो किस तरह से हो रही होगी। उसके लिए हमें देखना होगा ये टाइम के अगेंस्ट जो है वोल्टेज। ठीक है। अब फर्ज कर लेते हैं कि ये 0 से 0.2 सेकंड का जो टाइम है, यहाँ पे हमने देखा कि वहां पे जो स्टोरेज ऑफ चार्ज है वो जीरो है, तकरीबन जीरो है। तो वहां पे वोल्टेज कोई डेवलप नहीं हो रही है, वहां पे 0 वोल्ट जो है हमें मिल रहा है।
अब जब 0.2 टाइम गुजरा, तो उसके बाद यहाँ वोल्टेज जो है अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वो नॉन जीरो होना शुरू हो गई है। यहाँ से राइज हमें मिल रहा है। ये ये जो राइज है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम एक्सिस पे हम आगे चले जा रहे हैं, वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू वाई एक्सिस पे जो हम प्लॉट कर रहे हैं वो भी बढ़ती चली जा रही है, और ये एक इंक्लिनेशन मिल रही है हमें ग्राफ में। ठीक है, तो ये कौन सी इंक्लिनेशन है? इस तरह का जो इंक्लाइंड कर्व होता है ये आमतौर पे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो है मैथमेटिक्स में वो डिस्प्ले करते हैं। तो ये जो कर्व हमें मिल रहा है ये राइज बता रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये राइज जो है ये सही तरह इंटरप्रेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये राइज जितना रैपिड होगा उतनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर जो है वो हम रैपिड रेस्पॉन्स के लिए यूज करेंगे। और अगर ये स्लो होगा, स्लो कैसे होता है? ये ऐसे मतलब ये स्लोली जो है इंक्रीज हो रहा है अगर हमारा जो वोल्टेज का लेवल है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो उसके लिए फिर हमें डिसाइड करनी होती कि अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो है वो वैल्यू कितनी एक रखनी है, कम रखनी होती, जाहिर है। अब जितनी यहाँ रैपिड रेस्पॉन्स होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी, जितनी स्लो रेस्पॉन्स होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू उतना उसकी जो पावर है वो उतनी कम रख देंगे। तो इस तरह से ये सारा इंक्लिनेशन का जो फिनोमिना है ये हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन से जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जीरो रेस्पॉन्स, यहाँ से यहाँ तक इंक्लिनेशन मिल रही है ग्राफ में, और इससे ऑनवर्ड जो है जब हम टाइम को कांस्टेंट टाइम को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इससे आगे वोल्टेज में कोई राइज नहीं मिल रहा, वो वहां पे फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें। तो हम कहेंगे अब जो वोल्टेज का लेवल है वो सैचुरेट हो चुका है। सैचुरेट हो चुका है मींस हम टाइम बढ़ाते चले जा रहे हैं लेकिन वोल्टेज की वैल्यू फिक्स हो गई है। जब फिक्स हो गई है तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सैचुरेटेड लाइन मिलेगी। तो वो सैचुरेटेड लाइन जो है वो स्टेडी स्टेट हो जाएगी, उसको कहेंगे दैट इज द स्टेडी स्टेट ऑफ द वोल्टेज। ठीक है, अब यहां से यहां तक भी स्टेडी स्टेट है, यहां से यहां तक ये इंक्लिनेशन मिल रही है, इसको स्टेडी स्टेट नहीं कह सकते, इसको क्या कहेंगे फिर? इसको कहेंगे ये वो रीजन है जहां पे ट्रांजिशन हो रही है। एक स्टेडी स्टेट से हमारा सर्किट दूसरी स्टेडी स्टेट में जा रहा है। ये कौन सी स्टेडी स्टेट है? 0 से 0.2 सेकंड वाली। और जो नेक्स्ट स्टेडी स्टेट आएगी वो कहाँ होगी? 2 सेकंड से ऑनवर्ड जो जितना भी टाइम होगा वहां पे जहाँ करंट जो वोल्टेज है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डिस्प्ले कर रही है, और वो कांस्टेंट वैल्यू है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही है, वो भी स्टेडी स्टेट कहलाएगी। तो ये ट्रांजिशन रीजन कहलाएगा। इसको कहेंगे ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है सर्किट का। ये क्या है? दिस रीजन इज द रीजन इन विच द सर्किट इज ट्रांसिएंटली रेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स होगा। इसको कह दें कि 0 से लेकर 0.2 सेकंड तक, इसको कुछ इस तरह से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। 0 इज लेस देन और इक्वल टू टी इज लेस देन और इक्वल टू 0.2 सेकंड। ये वो रीजन है जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये वो रीजन है, स्टेडी स्टेट है ये एक स्टेडी स्टेट है, पहली स्टेडी स्टेट रीजन है ये। अब यहाँ से यहाँ तक कौन सा होगा रीजन? 0.2 से 2 सेकंड तक। इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे 0.2 लेस देन और इक्वल टू टी लेस देन और इक्वल टू 2 सेकंड। ये रीजन आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है ये, इसमें ये ट्रांजिशन हो रही है सारी। ठीक है, तो ये ट्रांजिएंट रीजन कहलाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट इससे ऑनवर्ड कौन सा टाइम होगा? वो होगा t ग्रेटर देन 2 सेकंड। इससे आगे का जो टाइम एक्सिस पे हम टाइम लेंगे उसमें जो वोल्टेज की वैल्यू है वो फिक्स हो जाएगी। वो इस तरह से जैसे ये कांस्टेंट हमें मिल रही है यहाँ वैल्यू, वो वैसे ही कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो उसको फिर हम कहेंगे स्टेडी स्टेट रीजन, वो भी हमारा स्टेडी स्टेट रीजन होगा। सो ट्रांजिशन एक स्टेडी स्टेट से दूसरी स्टेडी स्टेट तक जाने में जो रीजन इंगेज करती है उस रीजन को हम ट्रांजिएंट रीजन कहेंगे, या इसको कहेंगे ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स आ रहा है सर्किट का हमारा। क्लियर है बात? अब ये है डीसी, अगर हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू है तो सर्किट में हम डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं अगर, तो
ठीक है? उसमें एक ये लीनियर हमें जो है वो प्लॉट लेना होगा। अगरचे ये कर्व है लेकिन एक लाइन से हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब हम एसी जो साइनोसॉइडल वोल्टेज है, ठीक है, वो हम अप्लाई कर रहे हैं। साइनोसॉइडल वोल्टेज क्या होती है कि एक वक्त में वो एक एम्पलीट्यूड पे होती है साइन वेव, दूसरे वक्त में वो 0 पे होती है, तीसरे वक्त पे वो कहाँ होती है, वो दूसरे एम्पलीट्यूड पे पहुंच चुकी होती है। तो इस तरह से हमें ये साइन वेव देखने में मिल रही है। अब ये इसको कहेंगे ये साइनोसॉइडल वोल्टेज है, ठीक है। आप अल्टरनेटिंग करंट को भी इसी तरह से प्लॉट करते हैं, वो भी साइन वेव होती है। अब ये सेंटर में जो लाइन है इसको हम कह देते हैं ये इसकी मीडियम लाइन है, ठीक है। और अगेन पॉइंट टू सेकेंड तक टाइम एक्सिस पे जब हम देखते हैं तो वहां पे एक एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है वोल्टेज की, और जैसे ही 0.2 सेकेंड से आन बढ़ जाते हैं तो वहां पे नॉन जीरो वैल्यूज आना शुरू हो गई है। फिर ऐसे वो कभी नेगेटिव रीजन में मैक्सिमम पे जा रही है, कभी पॉजिटिव रीजन में। तो इस तरह से ये साइन वेव जो है वो हमें यहाँ पे मिल रही है। अब ये साइनोसॉइडल वोल्टेज जो है इसका जो लेवल है, आप कह दें एम्पलीट्यूड जो है, ठीक है, वोल्टेज लेवल जो है या एम्पलीट्यूड ऑफ ये वेव जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, उसका एम्पलीट्यूड विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक जीरो, कांस्टेंट, स्टेडी स्टेट, ठीक है। लेकिन इससे ऑनवर्ड ये क्या आ रहा है, मुसलसल इंक्लिनेशन में जा रहा है। हमारा जो रेस्पॉन्स है किसका, सर्किट के वोल्टेज का, साइनोसॉइडल वोल्टेज का, किसके अगेंस्ट, वर्सेस टाइम। तो इसको भी हम कहेंगे कि देयर इज एन इंक्लिनेशन इन द वोल्टेज वैल्यूज अगेंस्ट द पासिंग टाइम, ठीक है। सो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व होगा। इसको सही तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं हम मैथमेटिकली बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको हम ई से एक्सप्रेस करते हैं, और ई रेज टू पावर समथिंग जब हम प्लेस करते हैं कोई वैल्यू उसमें, तो वो जो है वो इस तरह के जो राइज एंड फॉल्स हैं, याद रखना है फॉल्स भी आएंगे एक्सपोनेंशियल, इसको हम एक्सपोनेंशियल राइज कहेंगे। ये एक्सपोनेंशियल राइज है, ये एक्सपोनेंशियल राइज है, ठीक है। और अगर कभी ऐसा ऐसा कोई कर्व मिल रहा हो, जैसे यहाँ से लोअर वैल्यूज की तरफ विद द पैसेज ऑफ टाइम, हमारा जो ग्राफ है वो लोअर वैल्यूज को जो है वो अप्रोच करता चला जा रहा है, तो उसको कहेंगे ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉल है। जैसे यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल राइज कह रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉल। वो कुछ इस तरह से होगा। क्लियर है बात। अब ये एक्सपोनेंशियल राइज मिल रहा है, और ये कौन सा हमारा वोल्टेज का जो हमारा पैरामीटर है वो साइनोसॉइडल वोल्टेज पैरामीटर है, ठीक है। तो इसको भी आप वैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये स्टेडी स्टेट रीजन है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिएंट रीजन होगा, और इससे आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कांस्टेंट हो रही है एम्पलीट्यूड जो है वेव की। तो इसका मतलब वोल्टेज जो साइन वेव में हमें वोल्टेज वैल्यूज मिल रही है, वो क्या है, वो इससे आगे कोई उसमें इंक्रीज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये होगा कि वहां फिर फिक्स हो गई है वैल्यू कांस्टेंट हो गई है, वोल्टेज का जो मैक्सिमम लेवल है वो सेट हो चुका है, उससे आगे नहीं जा रहा। तो फिर हम कहेंगे कि ये वो जो रीजन होगा वो स्टेडी स्टेट रीजन होगा। जैसे ये स्टेडी स्टेट रीजन होगा, फिक्स्ड वैल्यू मिल रही है, इससे 2 सेकेंड से ऑनवर्ड क्या होगा, वो भी फिक्स्ड जो है वोल्टेज वैल्यू होगी, और उसमें भी हम कहेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो फिक्स हो चुकी है वोल्टेज की, और वो भी स्टेडी स्टेट रीजन कहलाएगा। तो यहाँ एक स्टेडी स्टेट से दूसरी स्टेडी स्टेट में जाने के लिए जो ये हमें इस तरह की जो इंक्लिनेशन मिली है जो वैल्यूज में, वोल्टेज की वैल्यूज में, तो वो क्या होगी, वो ट्रांजिएंट रीजन को रिप्रेजेंट करेगी, और ये सर्किट का जो है ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कहलाएगा। क्लियर है बात। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डीसी के केस में इस तरह से ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स हम एक्सप्रेस करते हैं, और जो साइनोसॉइडल वेव है उसमें हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जो है। ओके, ऑनवर्ड हम देखते हैं कि जो तो अब ट्रांजिएंट एनालिसिस में क्या होता है कि हम देखते हैं कि किस तरह से जो है हमारी सर्किट जो है वो बिहेव कर रही है, ठीक है। इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी सर्किट फर्ज करें उसमें एक कैपेसिटर
चार्ज हो रहा है, फर्ज करें उसमें इंडक्शन हो रही है इंडक्टर के केस में, तो ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स डिसाइड कर देता है कि कितनी रैपिडली जो है वो हमारा चार्ज जो है वो स्टोर होने जा रहा है किस पे, कैपेसिटर पे, या फिर हम कह सकते हैं कि कितनी रैपिडली जो है वो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जो इंडक्टर है वो इंडक्शन दे रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्सपोनेंशियल राइज है ये हमें बता सकता है इसकी जो इंक्लिनेशन है, लेवल ऑफ इंक्लिनेशन, वहां से हम गैस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वोल्टेजेस और करंट्स के जो रेस्पॉन्सेज हैं सर्किट्स में वो भी हम गैस कर सकते हैं बाय दिस एनालिसिस, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स एनालिसिस से हम ये कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर सर्किट क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर सर्किट ऐसा कोई सर्किट जिसमें जो चार्जेस मूव कर रहे हैं, मींस करंट अगर उसमें फ्लो कर रहा है, तो वो जो चार्जेस की मूवमेंट है, उस जो मोशन है चार्जेस की, उसको अगर हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से एक्सप्रेस करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको कहते हैं, और वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर तो चार्जेस की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जो किसी सर्किट में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ऐसा सर्किट जो होगा उसको कहेंगे दैट इज फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। ठीक है, और ये जो आरएल सर्किट है, जो आरसी सर्किट है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्किट्स हम ले रहे हैं, और ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है हमारे। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे एक इंडक्टर लगा हुआ है, और ये एक रेजिस्टर लगा हुआ है, इसको आर एल सर्किट कहेंगे। ठीक है, इसी तरह ये हमारा कोई वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ रेजिस्टर लगा हुआ है, इस सर्किट को हम आरसी सर्किट कहेंगे। ठीक है, और जो एक इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं, जो आर आर एल सर्किट है, उसमें हम ये जो है जो इनपुट वोल्टेज थी उसको हम रिप्लेस कर देते हैं नॉर्टन करंट से। ठीक है, इसको आई एन कहते हैं, स्टैंडर्ड पैटर्न में हम ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज पहले सीरीज में लगी थी इंडक्टर के, अब उसको पैरेलल में इसको आर एन से एक्सप्रेस कर देते हैं। इधर जो है ये वोल्टेज जो इनपुट थी प्रीवियस केस में आरसी सर्किट में, उसको वी थेवेनिन कह देते हैं, और यहाँ पे जो रेजिस्टर है ये वैसे ही सीरीज में रहेगा, लेकिन इसको आर थेवेनिन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ द आर एल एंड आर सी सर्किट्स हैं वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब जो स्टेडी स्टेट होती है उसमें एक इंडक्टर जो है वो ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे सर्किट जो है वहां पे शॉर्ट हो गया है। ठीक है, मींस ये एंड जो है इस एंड से जैसे कनेक्ट कर दिया जाए, मींस इसमें अगरचे थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है चार्जेस को फ्लो करते हुए, लेकिन हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे ऐसे हम एज्यूम करते हैं स्टेडी स्टेट रीजन के लिए कि हमारा सर्किट जो है वो क्या हो रहा है, वो शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर का काम होता है कि ये फुली अपने हाईएस्ट लेवल पे जो है वो कंडक्शन काज करे, और जो स्टेडी स्टेट में जो कैपेसिटर होता है वो किस तरह से बिहेव कर रहा होता है किसी सर्किट में, ये ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे सर्किट वहां ओपन हो। ठीक है, ओपन होगा तो ये चार्ज स्टोर करेगा ना। ठीक है, तो ये ऐसे बिहेव कर रहा होता है कि जैसे ये ओपन है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है तो उतना ही दूसरी प्लेट पे जो है उसकी नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो रहा होता है। तो ये कैपेसिटर जो है दिस जस्ट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। नेचुरल रेस्पॉन्स क्या होता है? नेचुरल रेस्पॉन्स किसी आरएल सर्किट का या आरसी सर्किट का क्या होता है कि जब हम यहाँ जो एनर्जी स्टोर हो रही होती है आरएल सर्किट में या आरसी सर्किट में, जो सोर्स ऑफ द ईएमएफ, जो वोल्टेज सोर्स हमने लगाया होता है, उससे एक एनर्जी स्टोर हो चुकी होती है इनमें। जब हम इस एनर्जी को, जो इनकी स्टोरेज की एनर्जी है, ठीक है, उसको अलाउ करते हैं कि वो डेसिपेट हो, किधर, जो आउटपुट रेजिस्टर हमारा लगा हुआ है। ठीक है,
वहाँ जो डेसिपेशन हो रही होती है स्टोर्ड एनर्जी की, तो इसको कहते हैं ये नेचुरल रिस्पांस ऑफ द सर्किट है। वो किस तरह से हो रही है, कैसा रिस्पांस है, ठीक है, सर्किट का, वो रिस्पांस जो होगा वो नेचुरल रिस्पांस कहलाएगा। ठीक है, उस वक्त जो है कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होता, ना तो इंडक्टर के साथ लगा होता है ना कैपेसिटर के साथ लगा होता है। मींस इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो एनर्जी इन्होंने स्टोर की होती है उसको क्या करना होता है, उसको डिस्चार्ज करना होता है। क्लियर है बात? और यहाँ स्टेप रेस्पॉन्स में क्या होता है कि यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर्स के हमने स्टेप्स जो है वो वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज सोर्सेज जो है वो इंड्यूस किए होते हैं, और ये इस तरह का अगर कोई रेस्पॉन्स है तो उसको हम नेचुरल रेस्पॉन्स नहीं कहेंगे, वो हमारा स्टेप रेस्पॉन्स बन जाएगा। क्लियर बात? नेचुरल रेस्पॉन्स में क्या होता है, यहाँ इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टोर्ड एनर्जी जो है वो डेसिपेट करवानी होती है थ्रू द आउटपुट रेजिस्टर्स, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई सेकेंडरी सोर्सेज हमने इनके साथ अप्लाई किए होते हैं, और फिर हम देख रहे होते हैं कि ये स्टेप रेस्पॉन्स किस तरह से सर्किट का। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई हमारा जो इनपुट सोर्स है वो कोई आई एस या इनपुट करंट दे रहा है, ठीक है ना, इनपुट सोर्स करंट है यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि जब हमने सर्किट इस तरह से डिवाइस किया हुआ है कि यहाँ पे कोई आउटपुट रेजिस्टेंस हमने लगाई हुई है, ये इंडक्टर है हमारा, ठीक है, और ये कोई रेजिस्टेंस है यहाँ पे पैरेलल में इंडक्टर के साथ लगी हुई है हमारे पास। अब ये जो सर्किट है यहाँ पे, ये इनिशियली जो है ये कनेक्टेड है। इनिशियली कनेक्टेड का मतलब ये है कि जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इंडक्शन होगी, इसमें इंडक्शन होगी तो करंट होगा, ठीक है। अब वो जो करंट होगा इनिशियली वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, लेकिन जैसे ही वो कहता है कि हमने टाइम ऑन करना है, मतलब अपनी स्टॉप वॉच एनालिसिस करने के लिए, सर्किट का एनालाइज करने के लिए सर्किट को, जैसे ही स्टॉप वॉच ऑन करनी है, टी जीरो से स्टार्ट लेना ही है कि इसको हमने ऐसे समझना है जैसे ये ब्रेक हो गया है, जैसे ये ब्रेक हो गया है, सर्किट यहाँ पे ओपन हो गया है। अब ये ओपन होगा तो हमने देखना है ना कि ये किस तरह से ये इंडक्टर जो है ये डिस्चार्ज होगा, क्योंकि नेचुरल रेस्पॉन्स हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो अब ये जो इंडक्टर है, इसने क्या करना है, अपनी जो एनर्जी होगी वो डेसिपेट करेगा, यहाँ से करंट देगा, इधर इस वोल्टेज इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। अब हमने इस सारे सर्किट को जो है वो स्टडी करना है अंडर दिस अजम्पशन के नेचुरल रेस्पॉन्स किसी आरएल सर्किट का कैसे होगा। एक बात याद रखनी है कि जब हमने एनालिसिस स्टार्ट नहीं किया, मींस हमने स्टॉप वॉच ऑन नहीं की है, तो सर्किट में जो करंट है इस इनपुट सोर्स के तहत वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है, मींस आप आई नॉट कह दें उसको, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट है, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको इसको क्या कर दिया है, इसको टाइम स्टार्ट किया है, तो ये हमने ये असम्पशन लेनी है कि यहाँ सर्किट अब ब्रेक हो गया है, यहाँ पे ओपन हो गया है। अगर ओपन हो गया है तो फिर ये कैसे बिहेव करेगा, ये इस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। अब आप कह दें कि t is less than or equal to 0, I of t is equal to I naught. I naught is the maximum value of the current, or we can say that this is amplitude of the current passing through the circuit, ठीक है। अब ये कब तक होगा, जब तक हमने एनालिसिस स्टार्ट नहीं किया। लेकिन जैसे ही एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, मींस हमने स्टॉप वॉच ऑन की, टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, द सर्किट रिड्यूसेस टू दिस वन। वहां क्या हुआ, ब्रेक आ गया दरमियान में। जब ब्रेक आ गया तो उसको हमने इग्नोर किया, उस पार्ट को जहां जहां कनेक्शन थे वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए, और जो ब्रोकन पार्ट था उसको हमने इग्नोर कर दिया है, यहाँ पे हमने उसको शो नहीं किया है। अब ये एक क्या है, इसको कह दें कि ये ट्रेडिशन है कि हम जब सर्किट ऑन कर रहे होते हैं तो जस्ट बिफोर मेकिंग द स्विच ऑन, उस वक्त का जो टाइम होता है उसको 0 माइनस कह देते हैं, ठीक है। और जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग या स्विचिंग द सर्किट ऑन, तो उसके बाद का जो टाइम होता है बिल्कुल इमीडिएट, तो उसको 0 प्लस कह देते हैं। मींस t इक्वल 0 लेने की बजाय हम कह देते हैं t इक्वल 0 माइनस, ठीक है। ये जो हम वेरी क्लोज ले रहे हैं ना टाइम, इधर
हम t इक्वल 0 भी कर रहे हैं, इधर भी t इक्वल 0 कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये बेसिकली t इज लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि टाइम 0 नहीं है, टाइम 0 माइनस है, टाइम 0 माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, टाइम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे भी टाइम जो है वो आप कह दें कि 0 प्लस की बात कर रहा है, जब ये सर्किट इस तरह से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पास हो रही है तो वो आई नॉट करंट उसमें जो है वो फ्लो कर रहा है सर्किट में। अब हम आते हैं इसकी जो कैलकुलेशंस हैं, कैसे हम कैरी ऑन करते हैं। ये जो सिंप्लीफाइड सर्किट था हमारा प्रीवियस स्लाइड में, उसके लिए हमें केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे जाना होगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि जो सम ऑफ वोल्टेजेस थ्रू लूप सर्किट जो होता है वो क्या होता है, वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो वो हम करेंगे यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है आई आर, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, जो वोल्टेज इसमें जो है वो क्या कर रहे हैं हम, स्टोर जो एनर्जी की वजह से वोल्टेज डेवलप हुई है उसको हम वी कह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं वी ऑफ टी प्लस आर आई ऑफ टी इक्वल 0। अब ये वोल्टेज भी टाइम का फंक्शन है, ये वोल्टेज, ये आर आई जो है ओम्स लॉ के मुताबिक ये वी होती है, वी इक्वल्स आई आर, ठीक है। तो ये आई ऑफ टी जो है ये करंट है जो कि टाइम का फंक्शन है और सर्किट में फ्लो कर रहा है। आर जो है ये रेजिस्टर हमने जो अप्लाई किया हुआ है सर्किट के आउटपुट पे। अब ये वोल्टेज जो है ये वो वोल्टेज है जो फंक्शन ऑफ टाइम है और इंडक्टर में हमने इसको अज्यूम किया हुआ है। अब हम कहते हैं दिस वी प्लस आर आई इक्वल 0। अब ये जो V है, जब ये इंडक्टर की वोल्टेज होती है तो इसको कह देते हैं कि दिस इन्वॉल्व्स इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर विच इज L डी आई ऑफ टी ओवर डी टी, ठीक है। तो जितना करंट वहां से पास हो रहा है इंडक्टर से, क्योंकि ये क्लोज्ड होता है तो करंट पास होगा, तो वहां से जो करंट पास हो रहा होता है उसका जब टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ करंट। उसको अगर आप इंडक्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वोल्टेज देता है, ठीक है, उस इंडक्टर की। और ये आर आई ऑफ टी इक्वल 0, ये हो गया इस तरह। अब हम ये पार्ट जो है इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाएंगे, वो माइनस में चला जाएगा, डी आई ऑफ टी ओवर आई ऑफ टी। अब यहाँ से आई हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आए, ठीक है। और एल जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ डिनोमिनेटर में ले गए, इसको कहेंगे माइनस आर ओवर एल डी टी, ठीक है। अब जैसे हम मैथमेटिकली देखते हैं कि डी यू ओवर यू जो है, अगर ये माइनस आर ओवर एल डी वी के बराबर आ रहा है तो इस पे इंटीग्रल लगाते हैं और लिमिट्स लगाते हैं, इनिशियल और फाइनल। यहाँ पे इनिशियल लिमिट्स क्या है, आई टी नॉट आई टी, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी टी नॉट टू टी, यहाँ पे करंट, ठीक है, और यहाँ पे टाइम। ये इनिशियल लिमिट्स होंगी, टी नॉट पे करंट आई ऑफ टी नॉट होगा, टी पे करंट जो है वो आई ऑफ टी होगा, ठीक है। ये इनिशियल लिमिट होगी इस साइड के लिए और ये इनिशियल लिमिट होगी राइट हैंड साइड के लिए, ठीक है। अगर ये हमारे पास मैथ ऐसे है तो फिर इसी को हम इक्वेशन 4 पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 4 पे जब ये मैथ हम अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, वो देगा लॉग नेचुरल आई ऑफ टी ओवर आई ऑफ 0, या टी नॉट कह दें आप, ठीक है। टी नॉट का मतलब 0 टाइम, ठीक है, आई ऑफ 0। अब इसको कहेंगे दैट विल बी इक्वल टू माइनस आर ओवर एल टी। जो 0 वाली टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो वैनिश हो जाएंगी, टी वाली टर्म्स जो है वो सरवाइव करेंगी और उनको हम रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे जब लॉग नेचुरल आ रहा है तो इसको हम यहाँ से कैसे क्विट कर सकते हैं लॉग नेचुरल को, तो इसके लिए हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सहारा लेना होता है। तो जब हम लॉग नेचुरल हटाएंगे तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ इस तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा कि ये पार्ट जो है उसकी पावर में चला जाएगा, ठीक है। और आई ऑफ टी हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू आई ऑफ 0 ई रेज टू पावर माइनस आर ओवर एल इंटू टी। और आई ऑफ 0 जो है ये वो टाइम ये वो करंट है जो सर्किट में अपनी मैक्सिमम वैल्यू पोजेस कर रहा था, दैट वाज द वैल्यू जस्ट बिफोर स्विचिंग द सर्किट ऑन, ठीक है। और वो आई नॉट थी। आई नॉट ये आप कह दें एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट है जो सर्किट में पास हो रहा था, और ये आई नॉट है। और बाकी जो यहाँ से फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी वो ये टाइम जो है ये डिसाइड करेगा कि कितनी वैल्यू है इस ई की, और वो जो ई की वैल्यू होगी वो फिर
विद द पैसेज ऑफ टाइम इस आई को, ये जो आई है इसके साथ मल्टीप्लाई करती चली जाएगी उस फ्रैक्शनल वैल्यूज को, और हमें आई जो है वो मिलता चला जाएगा। अब ये अगर फॉल में राइज में जा रहा है तो एक्सपोनेंशियल जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी टाइम के साथ साथ, और अगर फॉल में जा रहा है ये करंट तो ये क्या हो रहा होगा, यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज हैं ये शुरू में हमें ज्यादा मिलेंगी और ऑनवर्ड जो है ये हमें लेसर वैल्यूज की या लेसर फ्रैक्शनल वैल्यूज की तरफ ले जाएगा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इस तरह से हमें फॉल मिलेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, इस तरह से कोई एक कर्व मिलेगा, ठीक है। और अगर राइज है तो इस तरह से ये राइज मिलेगा। क्लियर बात? अब ये हम देख चुके हैं कि करंट जो है सर्किट में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो है वो टर्म्स में हम ले आ सकते हैं, और वोल्टेज भी हम इसी तरह से जो है किसी कैपेसिटर के अक्रॉस या किसी इंडक्टर के अक्रॉस जो है वो किस तरह से हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम कहेंगे कि क्योंकि बाय बाय ओहम्स लॉ V इक्वल्स आई आर, तो आई हमें पता है, आर हमने खुद से लगाया हुआ है सर्किट में, तो आई ऑफ टी जो अभी प्रीवियस इक्वेशन में हमने कैलकुलेट किया है वो यहाँ पे प्लेस करते हैं। जब वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास एक और जो है वो इक्वेशन आती है जिसको हम कह सकते हैं दिस इज एन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ द वोल्टेज, ठीक है ना। अब वोल्टेज टाइम का फंक्शन हो गई है, ठीक है। जब टाइम बढ़ रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू जो है वो अपना रेस्पॉन्स जो है वो शो कर रही होगी। अगर ये वोल्टेज बढ़ रही है टाइम के साथ साथ तो ये यहाँ से जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से जो फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी वो बढ़ती जा रही होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, और अगर ये वोल्टेज कम हो रही है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से जो वैल्यू मिलेगी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती चली जाएगी। इसी तरह पावर जो है उसको क्या लिखते हैं, पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, और वोल्टेज हम कैलकुलेट कर चुके, करंट हम कैलकुलेट कर चुके इससे पहले वाली इक्वेशन में, वो यहाँ प्लेस करेंगे तो हम पावर भी जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मींस हम ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स देख सकते हैं करंट का भी, वोल्टेज का भी और पावर का भी। सर्किट में जो पावर डिसिपेशन हो रही है वो भी हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं या उसको एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरह आप एनर्जी भी देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वो पावर अगर हमें पता है तो एनर्जी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे हम पावर जो होती है वो E/T होती है, ठीक है, या रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, W/T भी कह सकते हैं आप। अब P मल्टीप्लाइड बाय T जो हो जाएगा या पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम जो हो जाएगा वो क्या देगी, एनर्जी देगी। तो स्लाइड्स ऑफ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, उसके बाद आप देखेंगे कि वर्क जो है या एनर्जी जो है वो इस तरह से हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एंगेज करती नजर आएगी, और हम कह सकते हैं कि ये भी ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स हम देख सकते हैं। एनर्जी किस तरह से जो है वो अब्सॉर्ब हो रही है या डेसिपेट हो रही है सर्किट में, ये भी यहाँ से हम गैस कर सकते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस से। अब ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट था हमारा, उसमें ये वाला जो रेस्पॉन्स है ये भी एक्सपोनेंशियल रेस्पॉन्स है सर्किट का, इसको हम एक्सपोनेंशियल डिके कहेंगे या एक्सपोनेंशियल फॉल कहेंगे, और ये जो है ये एक्सपोनेंशियल राइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल वेव फॉर्म है, और ये क्या है, राइजिंग एक्सपोनेंशियल वेव फॉर्म है। तो आप कह सकते हैं कि ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है इसका, ये भी ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है, ठीक है। स्टेडी रेस्पॉन्स कब होगा, जब कांस्टेंट वैल्यूज होगी, इससे ऑनवर्ड कांस्टेंट वैल्यूज मिलेंगी, स्टेडी रेस्पॉन्स होगा, ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो कहा गया है कि जो कैपेसिटर्स हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ओपन सर्किट हो, और जो जो इंडक्टर्स हैं सर्किट्स में वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे सर्किट वहां पे शॉर्ट हो।